हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और एक नई उम्मीद के साथ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आपकी पढ़ाई में ही एक हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए एक और हेल्पफुल वीडियो लेकर के आई हूँ स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक और हेल्प के लिए मैंने कोशिश की है आपकी हेल्प करने के लिए और एक और वीडियो बनाया है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करती हूँ ये भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपके सिलेबस में से ही ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं एक आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सिलेबस में से ही होते हैं। और आपके सिलेबस में काफ़ी सारी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स भी हैं आपकी। और आपका जो सिलेबस है वो उसमें यदि आप लोग सोचोगे तो ये गुली बाबा की बुक है या फिर कोई और बुक है, तो स्टूडेंट्स आपका मतलब आपके सिलेबस से होना चाहिए, ना कि किसी टेक्स्ट बुक या फिर गुली बाबा की बुक से होना चाहिए। तो ये मेरा एक कोशिश है मेरी आपका सिलेबस कवर करवाने की। और यदि कोई सिलेबस रह भी जाता है तो जितनी भी हेल्प होती है उसमें से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो हेल्प होती ही होगी। तो ये सभी आपका सिलेबस है। और कुछ भी किसी भी बुक में किसी भी बुक को आप पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे और कोई बुक पढ़ोगे तो यही सिलेबस आपको मिलेगा। तो जाहिर है कुछ जो नोट्स होंगे या फिर कोई बुक होगी या फिर कोई एमबीडी होगी, कुछ भी हेल्प बुक होगी आपकी, तो किसी बुक में बड़े क्वेश्चंस होते हैं और किसी में छोटे होते हैं। तो किसी बुक में से हमें शॉर्टकट क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका मतलब सिलेबस से होना चाहिए कि आपका सिलेबस हो जाए और जो भी क्वेश्चन आपको सामने आते हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हों। तो ऐसी उम्मीद के साथ कि ये क्वेश्चंस भी, ये सिलेबस भी आपको पसंद आ रहा होगा स्टूडेंट्स। उसी माध्यम से यदि आप लोगों के कमेंट मुझे आते हैं और आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियोज़ होते हैं मेरे, जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो एग्ज़ाम्स में आपकी हेल्प हुई होगी, तो मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैं आपके लिए नया वीडियो बनाऊं स्टूडेंट्स। उसी के लिए मैं आपके कमेंट्स को देख के आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाती हूं। तो इसके लिए जाहिर है कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, आपका अपना सिलेबस कवर करना चाहिए। तो उसी के माध्यम से स्टूडेंट्स आपको किसी भी बुक के लिए कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ये कौन सी बुक है और कौन सी बुक में से मैंने ये क्वेश्चंस जो सारे तैयार किए हैं। तो आपका मतलब सिलेबस ही होना चाहिए ताकि आपके पेपर में इन क्वेश्चंस के माध्यम से हेल्प हो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लेकर के आई हूँ वो देख लेते हैं। चाइल्ड टू चाइल्ड क्रियापत्रक के कुछ उदाहरण दीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि महिलाओं से महिलाएं कैसे सीखती हैं और जो आम आदमी हैं वयस्कों से वयस्क कैसे सीखते हैं। ग्रुप्स में जो यदि महिलाओं के ग्रुप हैं तो महिलाओं से महिलाएं सीखती हैं, और यदि वयस्क हों जैसे मेल्स हैं जो आपस में मिल के बैठते हैं, तो मेल्स कैसे सीखते हैं एक ग्रुप ना करके। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है चाइल्ड टू चाइल्ड क्रियापत्रक के कुछ उदाहरण दीजिए, बच्चों से बच्चे कैसे सीखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। चाइल्ड टू चाइल्ड क्रियापत्रक का अर्थ बड़े बच्चों द्वारा छोटे बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के निम्नलिखित उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स, आम ही स्कूलों में देखा गया है कि बच्चों का जो हुनर है उसको उजागर करने के लिए बड़े बच्चों की हेल्प ली जाती है छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। जो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सिखाने में हेल्प कर सकते हैं तो हम उनकी हेल्प लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बड़े बच्चों को से कहते हैं कि छोटे बच्चों को वो काम कराएं जो उन्हें आता है। तो उसी के लिए ये बातें हैं कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं। तो चलिए इस प्रक्रिया के निम्नलिखित उदाहरण है। तो पहला उदाहरण है अतिसार में कैसे हेल्प करते हैं। अतिसार मतलब जैसे लूज मोशन लग जाते हैं बच्चों को, उल्टी होती है, तो उसी के रिलेटेड ये हमारा पॉइंट है। पतले व पानी जैसे मल का बार बार होना अतिसार या दस्त कहलाता है। और यह जीवाणुओं व बैक्टीरिया के आंतों में प्रभाव के कारण होता है। दस्त में बालक पतला पानी जैसा लसेदार, ढीला, दुर्गंधयुक्त मल त्याग करता है। मल का रंग हरा होता है और बालक बार बार मल त्याग करता है। तो देखिए ये बातें हमारे सिलेबस में हैं और हम किसी भी खुशी से ये बातें नहीं पढ़ते हैं। ये हम बातें जो क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में हैं और ये लाइनें जो हैं हमें लिखनी भी है और पढ़नी भी है। हमें इससे घृणा नहीं करनी है। तो ये अच्छे से आप लोग याद करें।
और ध्यान दें इस बात पर। तो ये आम ही घरों में होने वाली लक्षण है जो छोटे बच्चों के द्वारा हमारे घरों में होते हैं। यही समय पर रोकथाम सही समय पर रोकथाम न करने पर यह गंभीर रूप धारण कर लेता है। मल के साथ शरीर से पानी का भी निष्कासन होता है और सोडियम और पोटेशियम पानी में घुलनशील खनिज लवण भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यदि बड़े बच्चों को अतिसार होने के कारणों की जानकारी दे दी जाए तो वे इसकी रोकथाम में मदद कर सकते हैं, छोटे बच्चों को सिखा करके। तो छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं स्टूडेंट्स, सभी को ये प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम कैसे होती है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे प्रॉब्लम हमें होती है तो हम उसे उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो चलिए अतिसार होने के कारण देख लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसको मैंने शॉर्टकट किया है, तो उसी के हिसाब से हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। अतिसार होने के कारण देख लेते हैं। दूषित पानी और भोजन पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स। स्वच्छ भोजन व पानी पीने से शरीर में अतिसार के रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं और रोगी इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो यदि हम सीधा गंदगी भरा पानी पी लेते हैं, उसको छान कर नहीं पीते हैं या उसको साफ़ करके या उबाल के नहीं पीते हैं, तो उसी से गंदा पानी पीने से ये जो प्रॉब्लम है होती है। तो दूसरा पॉइंट है कुपोषण। कुपोषण कैसे होता है? जो बालक कुपोषित होते हैं वह शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, और उनकी जो क्षमता जो ताकत है वो भी कम हो जाती है। इसके फलस्वरूप किसी भी रोग के रोगाणु जल्दी ही उनको रोगी बना सकते हैं। ऐसे बालकों का पाचन तंत्र भी कमज़ोर हो जाता है। कुछ भी खाने पर आंतें उसे पचा नहीं सकती और उसे शरीर से बाहर निकाल देती हैं। उसे पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते और यह कुपोषित होता जाता है और स्थिति गंभीर हो जाती है। देखिए, कोई भी कुपोषण बच्चे को अपनी लपेट में ले सकता है। यदि उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है तो हम समय पर उसका इलाज नहीं करवाते हैं, तो और ये इस प्रॉब्लम से कुपोषण भी हो सकता है। तो चलिए तीसरा पॉइंट है गंदगी की अवस्था। अस्वच्छ वातावरण या स्थिति अतिसार के जीवाणुओं के पैदा होने की बहुत अच्छी जगह है। वहाँ से यह बालकों के हाथों, खिलौनों जिन्हें वे मुंह में डालते हैं के द्वारा उनके शरीर में पहुँच जाते हैं और उन्हें अतिसार का रोगी बना देते हैं। मक्खियाँ ऐसी जगहों पर कीटाणु छोड़ देती हैं और वह बालक की दूध की बोतल आदि पर लग जाती हैं। जब बालक दूध पीते हैं तो ये रोगाणु उनके शरीर में पहुंच जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, गंदगी की अवस्था में कैसे मक्खियों से, मच्छरों से या फिर किसी और कीड़े पतंगों के माध्यम से कीटाणु कैसे हमारे पेट में चले जाते हैं, हमें सभी को पता है। और हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, बच्चे को जब दूध पिलाना होता है तो उसका जो बॉटल होता है उसको उबालना चाहिए और उसकी जो फीडर का जो निप्पल होता है उसको भी उबालना चाहिए। अच्छे से फीडर को उबालना चाहिए, तभी बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और रोगाणुग्रस्त यदि फीडर को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो जाहिर है कि आसानी से ही जो कीटाणु रोगाणु होते हैं उसके पेट में चले जाते हैं और बच्चा बीमार हो जाता है। चौथा पॉइंट है एलर्जी। एलर्जी कैसे होती है? कई बार बालकों को किसी खाने की वस्तु में एलर्जी होती है जिसके फलस्वरूप उन्हें अतिसार हो जाता है। तो किसी को भी खाने से एलर्जी हो सकती है और उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। और पांचवा पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारे पास, पेट में कीड़े कैसे पनपते हैं। पेट में कीड़े, बालकों के पेट में कृमि होने से भी वह अतिसार से ग्रस्त हो जाता है। तो यदि बालकों में जो कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं पेट के, यदि वो बढ़ जाते हैं, उनके एलर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है, इन्फेक्शन जो कीड़ों की कृमि की जो इन्फेक्शन है तो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बच्चे को उल्टी होती है या फिर लूज मोशन लग जाते हैं। तो छठा पॉइंट है हमारे पास, आंतों में विषाणु व बैक्टीरिया। जो हमारी आंतड़ियाँ होती हैं, आंतें होती हैं, उनमें विषाणु व बैक्टीरिया कैसे पनपते हैं। तो चलिए देखते हैं। किसी भी कारण से अगर आंतों में विषाणु प्रवेश कर जाते हैं तो वह भी अतिसार के लक्षण पैदा कर देते हैं। बालक पतला मल त्याग करने लगता है और वह विष के कारण पेट में दर्द भी होने लगता है। तो किसी भी चीज़ के प्रवेश होने से कीटाणु और रोगाणु जब अपने शरीर में पेट में प्रवेश कर जाते हैं तो उससे क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है, उसका जहर बन जाते हैं स्टूडेंट्स। उस जहर से हमें उल्टी होती है या लूज मोशन लग जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द भी होता है, पेट दुखने लगता है इन्फेक्शन के कारण।
अतिसार के कारण निर्जलीकरण स्टूडेंट्स, इसके साथ निर्जलीकरण होता है, तो इसका देख लेते हैं। अतिसार के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है और निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण के दौरान यदि बाहर से पानी नहीं दिया जाए तो ये बहुत गंभीर हो सकता है और इसके कारण मौत भी हो सकती है। तो निर्जलीकरण कैसे होता है हम सबको पता है। इसके चिन्ह देख लेते हैं। निर्जलीकरण के चिन्ह क्या हैं? तो निर्जलीकरण शरीर की वह स्थिति है जब आवश्यक जल की मात्रा शरीर में कम हो जाती है। यह स्थिति उस समय उत्पन्न हो जाती है जब शरीर से अधिक जल हानि हो जाती है। शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी से व्यक्ति में ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो पानी की कमी से निर्जलीकरण होता है और जिसके लिए हमें ORS का घोल पिलाते हैं या फिर माताएं जो हैं घरों में ही घोल तैयार करके बच्चे को पिलाती हैं। तो पहला पॉइंट है धड़कनों की गति का तीव्र हो जाना। देखिए इसके लक्षण कौन से हैं स्टूडेंट्स, क्या होता है जब निर्जलीकरण हो जाता है। पहला पॉइंट है धड़कनों की गति का तीव्र होना। दूसरा है मुंह सूखना, प्यास ज़्यादा लगना। तीसरा है आंखें धंस जाना तथा उनमें आंसू की कमी हो जाना। चौथा है बच्चों में माथे के नरम भाग में दबाव पड़ जाता है। और पांचवा है बुखार आ सकता है तथा मूत्र उत्सर्जन कम हो जाता है। मूत्र उत्सर्जन में कमी हो जाती है, मतलब पेशाब आना कम हो जाता है। ये तो आम सी बातें हैं स्टूडेंट्स। यदि शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उससे क्या क्या लक्षण होते हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो वही लक्षण जो हैं आपको याद हैं तो आप भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जब शरीर में कमी, बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है पानी की, उससे हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण उपजते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, वो सभी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं। गंभीर स्थिति का लक्षण है स्थिति व्यक्ति के गुर्दे खराब हो सकते हैं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और छठा पॉइंट है त्वचा के लचीलेपन में कमी आ जाती है, उसमें झुर्रियाँ दिखाई देने लगती हैं। तो चलिए अतिसार की रोकथाम कैसे करें और इसको कैसे रोकना चाहिए देख लेते हैं। क्या करना चाहिए हमें इसको रोकने के लिए। पहला पॉइंट है खाना बनाने रखने तथा खाते समय साफ सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाना ढककर पकाएं, खुला ना छोड़ें, हाथ धोकर ही खाएं, ताज़ा खाना खाएं, आसपास मक्खियाँ ना हों। ये सब बातें ध्यान देने की हैं। देखिए कितने सिंपल पॉइंट हैं, मुझे लगता है आपको क्वेश्चन याद ही हो गया होगा। तो दूसरा पॉइंट है खुले में खाना रखा खाना, बासी खाना, रेडी और खोमचे के खाने से दूर ही रहें क्योंकि मक्खियाँ, कीड़े और उड़कर आई हुई धूल इन्हें प्रदूषित करती है। तो बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, खुले में पड़ा हुआ खाना तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है व्यक्तिगत व पर्यावरणीय स्वच्छता का उचित ध्यान रखें। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है, अपने कपड़े साफ रखें और अपने हाथ मुंह धो कर के रखें, रोगाणुग्रस्त ना रहें। और पर्यावरणीय स्वच्छता होती है कि यहाँ आसपास कहीं भी आप लोग शौच के लिए ना जाएं, खुले में कभी भी शौच के लिए ना जाएं, अपने शौचालय में ही जाएं ताकि आपका इधर उधर का पर्यावरण जो है वो उसे कहते हैं कि रोगाणुग्रस्त ना हो और दूषित ना हो। आपकी उससे आपकी हवा भी दूषित होगी और आपका जो आसपास का पर्यावरण है वो भी दूषित होगा और पानी भी आपका दूषित होगा। तो आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। चौथा पॉइंट है शौचालय में ही जाएं, अगर बाहर जाएं तो उसे मिट्टी में से ढक दें। पांचवा है शौच के बाद हाथ को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धो लें। तो ये हमारा पॉइंट था। तो बड़े बच्चे क्या कर सकते हैं इसमें, हमारी चाइल्ड टू चाइल्ड इसमें हेल्प कैसे होती है स्टूडेंट्स देख लेते हैं। रोकथाम, बच्चों के द्वारा रोकथाम, बड़े बच्चे छोटे बच्चों के नाखून काट सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बड़े बच्चे छोटे बच्चों को की खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद हाथ धोने में मदद कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है वे छोटे बच्चों की देखभाल कर सकते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रख सकते हैं कि वे अपने मुंह में कोई गंदी वस्तु ना डालें, खास तौर से दांत निकलने के दौरान। तो हमारा चौथा पॉइंट है वे छोटे बच्चों की दोया द्वारा बर्तन में पानी निकाल कर दे सकते हैं। दोया मतलब जैसे बर्तन पर रखा होता है, एक डंडी के साथ एक बर्तन जुड़ा होता है स्टूडेंट्स, और जब डंडी से पकड़ के ये पानी निकालते हैं तो वो पानी हमारे हाथ तक नहीं पहुंचता, हमारे हाथ पानी तक नहीं पहुंचते हैं और पानी गंदा नहीं होता है। तो अगला पॉइंट है 4-5 बच्चों का समूह एक शौच घर बना सकता है। वे एक गड्ढा खोद सकते हैं और इस गड्ढे पर बैठने के लिए लकड़ी की प्लेट रख सकते हैं। मल त्याग करने के लिए बाद वे मल के ऊपर मिट्टी डाल सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है क्योंकि कभी भी जो स्कूल में बच्चों के से ऐसा काम नहीं करवाया जाता है स्टूडेंट्स, हमको ये पॉइंट नहीं लिखना है।
तो और जो भी हम बड़े बच्चों को हेल्प के लिए बुला सकते हैं, छोटे बच्चों की कैसे हेल्प ले सकते हैं, वो पॉइंट आपको लिखना है। ये पॉइंट आपको नहीं लिखना है। तो अगला पॉइंट है वे अपने आस पड़ोस के को साफ रख सकते हैं। तो जाहिर सी बातें हैं, आसपास की सफाई जो है, बच्चों के हाउस बनाए जाते हैं और उनकी हेल्प ली जाती है। तो ऐसे काम जैसे गड्ढा खोदना शौच के लिए, ये काम स्कूलों में नहीं करवाए जाते हैं बच्चों से, क्योंकि वो बच्चे जो बड़े बच्चे हैं वो भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो बहुत सी बातें हैं जो बड़े बच्चों की हेल्प हम छोटे बच्चों के लिए लेते हैं। तो अगला देख लेते हैं, उपचार है इसका। क्या उपचार है? बड़े बच्चे ORS बना सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है वे यह घोल छोटे बच्चों को नियमित रूप से दे सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है वे छोटे बच्चे की नहीं, ये पॉइंट भी आपको नहीं लिखना है यहाँ पे। वे छोटे बच्चे के कपड़े साफ रख सकते हैं और जब भी वे कपड़े गंदे हो जाएं उन्हें बदल भी सकते हैं। और अगला पॉइंट है वो ये अतिसार के दौरान बच्चे को आहार दे सकते हैं। यदि वे खाना नहीं चाहते तो वे उसे कहानी सुनाकर, गाने आदि गाकर खिला सकते हैं। तो अगला पॉइंट है बच्चा जब रात में मल त्याग करे तो बड़े बच्चे तो स्टूडेंट्स ये मल त्याग वाले या ऐसे गंदे से पॉइंट आप लोग नहीं लिखोगे, इसको निकाल दीजिए। अच्छे अच्छे पॉइंट लिखें जो बच्चों के लिए अच्छे हों और बच्चों को भी उनका जो आत्मसम्मान है उसको ठेस ना पहुँचे, हमें वो पॉइंट लिखने हैं स्टूडेंट्स। अगला देख लेते हैं क्या हमारे लायक है जो हमें लिखना है। वे छोटे बच्चे के साथ खेल सकते हैं या उसे मनोरंजन कहानियाँ या गाने सुना सकते हैं। ताकि अगला पॉइंट है शिक्षा अभियानों के पहले और बाद में तथा गर्मी और बरसात के दौरान बड़े बच्चे अतिसार की घटनाओं का रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ स्टडी से रिलेटेड ही पॉइंट लिखने हैं कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों का कैसे क्या ध्यान रख सकते हैं। तो विचार है यहाँ पे, एक छोटे शिशु के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम पोषण होता है। 4 माह की आयु के बाद बच्चे की पोषण संबंधी ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। अतः 4 माह की आयु से ही माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार खिलाना भी शुरू कर देना चाहिए। शहरी झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में माताएं बाहर काम करने जाती हैं, इसलिए बड़े बच्चे अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते हैं। ऐसी स्थितियों में यदि बड़े बच्चों की ऊपरी आहार का महत्व समझा दिया जाए तो वे छोटे बच्चों को आहार देने में मदद करेंगे। तो देखिए, ये बच्चे घर में जो इनसे माताएं बड़े बच्चों से हेल्प लेती हैं छोटे बच्चों के लिए, तो वो कर सकते हैं। लेकिन स्कूल वाले पॉइंट हमें नहीं लिखने हैं। वो घर में जैसे मैंने विचार आपको बताया है, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो क्योंकि ये घर के विचार हैं। तो विषय संबंधी सूचना पहला पॉइंट है 4 माह की आयु से ऊपरी आहार देना प्रारंभ कर देना चाहिए। शुरू में तरल पदार्थों जैसे टमाटर का जूस, गाजर का सूप, दालों का पानी आदि से शुरू कीजिए। 6-7 महीनों की आयु पूरी होने के बाद बच्चों को खिचड़ी, चावल, दलिया, दूध के साथ चिड़वा, मसला हुआ केला, आम, नरम उबला अंडा आदि जैसे गर्म खाद्य पदार्थ देने चाहिए। और अगला पॉइंट है 6 से 9 माह की आयु के बीच दांत निकालना शुरू हो जाते हैं और उस समय बच्चों के मसूड़ों में खुजली होती है, इसलिए वह विभिन्न वस्तुओं को काटना पसंद करता है। इस समय उसको सख्त खाद्य वस्तुएं जैसे कच्ची ककड़ी, गाजर और कड़ी ब्रेड, टोस्ट आदि देने चाहिए। थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन बहुत ही आसान है। आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होने वाले पॉइंट्स हैं, आप लोग लिख सकते हो। तो यदि इस क्वेश्चन को आप लोग शॉर्टकट करना, इससे भी शॉर्टकट करना चाहते हो तो कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अगला जो अपना क्वेश्चन है देख लेते हैं। पोस्टर बनाना है, यहाँ हमें उनके उद्देश्य समझाने हैं। पोस्टर बनाने के उद्देश्य क्या हैं, पोस्टर बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए तरफ बढ़ते हैं। किसी विशेष विचार को जन समूह तक पहुंचाने के लिए पोस्टर का निर्माण किया जाता है। इसमें सामान्यतः संक्षिप्त शीर्षक के साथ एक चित्र होता है। पोस्टर के उद्देश्य देखिए, पोस्टर बनाने का हमें यहाँ पे बताया गया है कि विचार के जन समूह तक पहुँचाने के लिए पोस्टर का निर्माण किया जाता है। देखिए, पोस्टर जब हम बनाते हैं तो जैसे पोस्टर बनाते हैं, स्लोगन लिखते हैं पोस्टर पर, या फिर पोस्टर क्या होते हैं इसका आपको पता है, सामान्य संक्षिप्त शीर्षक के साथ एक चित्र होता है स्टूडेंट्स। जिस भी मुद्दे से हमें कोई रैली करनी होती है उसके हम पोस्टर बनाते हैं स्टूडेंट्स, सबको दिखाने के लिए। तो वो ही एक मेन पॉइंट होता है जिसके संबंध में हमें पोस्टर बनाने होते हैं। तो जैसे स्लोगन भी लिखते हैं
और यदि हमें अपने स्कूल की गिनती बढ़ानी है, उसके लिए रैली करनी है, तो उसके लिए जो पोस्टर बनाते हैं वो पोस्टर होते हैं। तो उन्हीं के संबंध में ये यहाँ हमें पॉइंट पूछा गया और बताया गया कि पोस्टर क्यों बनाते हैं। तो पोस्टर के उद्देश्य क्या हैं? पोस्टर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए लगाए जाते हैं। पहला पॉइंट है आने जाने वाले लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा पॉइंट है किसी तथ्य या विचार को बताने के लिए। तीसरा पॉइंट है किसी विचार के पक्ष में लोगों को उत्प्रेरित करने के लिए। चौथा पॉइंट है प्राप्तकर्ता को अधिक जानकारी एकत्रित करने तथा किसी कार्य को करने की प्रेरणा देने के लिए। और पोस्टर हम बनाते हैं स्टूडेंट्स अपने व्यवसाय की सेल बढ़ाने के लिए भी हम पोस्टर बनाते हैं, और लोगों का ध्यान एकत्रित करने के लिए पोस्टर बनाए जाते हैं। तो पोस्टर बनाते समय विचारणीय मुद्दे कौन से हैं? जब बनाते हैं पोस्टर तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पोस्टर बनाते समय निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। पहला है श्रोता कौन है, यह स्पष्ट कर लें, अर्थात वे किस वर्ग से हैं, वह उनकी संस्कृति सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है। दूसरा पॉइंट है पोस्टर का आकार इतना बड़ा होना चाहिए जिससे आसानी से देखा व पढ़ा जा सके। और 22 इंच मल्टीप्लाई 28 इंच और 28 इंच मल्टीप्लाई 44 इंच का आकार उचित है। यहाँ पे आकार बताया गया है। एक पोस्टर में एक ही विचार दर्शाएं। और दूसरा पॉइंट है समयोचित अवसरोचित संदेश दें। अवसरोचित संदेश जिस चीज़ का अवसर है उसी के रिलेटेड संदेश देना चाहिए। तो यहाँ पे पोस्टर का शीर्षक संक्षिप्त हो। और अगला पॉइंट है पोस्टर का पहले कच्चा प्रारूप तैयार कर लें। तो पोस्टर बनाते समय कौन सी बातें देखनी है, यहाँ पे हमने पढ़ ली हैं। बहुत आसान बातें हैं तो आपको याद हो जाएंगी। याद रखें कि पोस्टर केवल सहायक सामग्री है, अकेले पोस्टर का ही प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह प्रदर्शनी या गतिविधियों में सहायक का काम करता है। पोस्टर को ऐसी जगह लगाएं जहां से लोग अक्सर गुजरते या एकत्रित होते हैं। पोस्टर बनाना सीखना। यहाँ पे पोस्टर कैसे बनाते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा से संबंधित संदेश देने के लिए पोस्टर एक उपयोगी तरीका है। आइए इससे बनाना सीखते हैं। पहला पॉइंट है पोस्टर बनाने के लिए विषय का चयन करें। विषय जो आपका है वो देखें कौन सा विषय है, विषय का चुनाव करें। और दूसरा पॉइंट है पोस्टर के संदेश को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें व इसे बड़े अक्षरों में स्पष्टता से लिखें ताकि यह तुरंत दिख जाए। और तीसरा पॉइंट है डिज़ाइन के अनुसार चित्र बनाएं। तो ये नहीं होना चाहिए कि डिज़ाइनिंग आपकी और है और चित्र यहाँ पे कुछ और है। कितना आसान पॉइंट है, आसान सा सवाल था तो आपको याद हो गया होगा। अगला है चार्ट बनाने के क्या उद्देश्य हैं? विभिन्न प्रकार के चार्टों का वर्णन कीजिए। चार्ट क्यों बनाते हैं, किस उद्देश्य से चार्ट बनाए जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। चार्ट सबसे अधिक प्रयोग होने वाली दृश्य सामग्री है। तो स्टूडेंट्स चार्ट आपको पता है, आपने 10+2 भी किया होगा तो आपने चार्ट्स बनाए होंगे स्कूल में। तो आधे से ज़्यादा बातें हम चार्ट्स के बारे में जानते हैं कि क्यों बनाए जाते हैं। हमारे क्लासरूम्स में लगाए होते हैं, बच्चे जो पढ़ते हैं बच्चों के सिलेबस के रिलेटेड भी चार्ट बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स ज़्यादा तो यही है कि बच्चों के पहाड़े हैं, बच्चों के लिए शब्द हैं, या फिर बच्चों के लिए जो कविताएं होती हैं या फिर पोइम्स होती हैं, सभी के रिलेटेड जो फ्रूट्स नेम, कलर्स नेम, इन सब के चार्ट हम बनाते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। चार्ट सबसे अधिक प्रयोग होने वाली दृश्य सामग्री है। यह संकेत शब्द, चित्र तथा रेखा चित्र के सम्मिश्रण से बनता है। इसमें एक क्रमबद्ध तरीके से विचारों का समावेश होता है। चार्ट पर घटनाओं व वस्तुओं के बीच संबंधों व परिवर्तनों के चित्र होते हैं और ग्राफ या चित्र की मदद से कोई जानकारी देने या प्रगति दर्शाने हेतु चार्ट का प्रयोग किया जाता है। चार्टों में प्रतीकों के दृश्य होते हैं जो विषय वस्तु का सारांश या उनका तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करते हैं। चार्ट को प्रायः प्रतीकात्मक दृश्य कहा जाता है। तो चार्ट यदि आप लोग जानते हो कि चार्ट क्यों बनाए जाते हैं तो आप लोग अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। चार्ट के क्या उद्देश्य हैं? चार्ट के द्वारा किसी भी मुश्किल व उबाऊ विषय वस्तु को मनोरंजक तथा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। चार्ट तथ्यों तथा आंकड़ों को स्पष्ट तथा रुचिपूर्ण ढंग से दर्शाने का एक अच्छा माध्यम है। चार्ट परिवर्तनों, आकार और स्थिति को दर्शाते या उनकी तुलना करते हैं। अतः चार्ट किसी मुद्दे के बारे में जानकारी देने के लिए व उसके बारे में समझ विकसित करने के में सहायक होते हैं।
तो चार्टों के विभिन्न प्रकार, चार्ट कई प्रकार के होते हैं, तो हमें यहाँ पे चार्ट बनाने हैं स्टूडेंट्स। तो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको चार्ट बताऊंगी कौन कौन से चार्ट हैं और उन्हें कैसे बनाना है। पहला है बार चार्ट, तो ऐसे देख लेते हैं। आपको ये क्वेश्चन भी आता है कि बार चार्ट बनाएं और उसके बारे में समझाएं, संक्षेप में टिप्पणी लिखें। तो ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, आप लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट है बार चार्ट। पहला हमारा है ऐसे चार्ट का प्रयोग विभिन्न परिस्थितियों में या अलग अलग समय में मात्राओं के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। बार चार्ट सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला चार्ट है। तो मात्राओं की तुलना करनी है हमें यहाँ बार चार्ट में। तो चलिए अगला है वृक्ष चार्ट। क्या है स्टूडेंट्स वृक्ष चार्ट? इस प्रकार के चार्टों में किसी वृक्ष का तना, तने से निकलने वाली शाखाएं एवं शाखाओं से निकलने वाली अन्य शाखाओं को अंकित किया जाता है तथा विभिन्न विकासों, सेवाओं या घटकों को वृक्ष की शाखाओं के रूप में दर्शाया जाता है। वृक्ष का चार्ट यहाँ पे है स्टूडेंट्स। हम किसी भी जैसे वृक्ष जैसे हम क ख लिखते हैं तो उसको क ख को भी वृक्ष चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है। कलर्स नेम को भी यहाँ पे दर्शाया जा सकता है। कुछ भी है वृक्ष के माध्यम से हम चार्ट बना देते हैं और उसके माध्यम से जो हमारा जो मेन पॉइंट है, पहले हम पॉइंट सोचेंगे कि वृक्ष पे क्या बताना है हमें और क्या सामने लाना चाहते हैं, तो उसी के संबंध में वृक्ष चार्ट पे लिखा जाता है। तो देखिए हम देख लेते हैं कि इस पे क्या लिखा है। आपको वृक्ष बनाना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसे वृक्ष बना हुआ है, ये चार्ट आपको बनाना है यदि आपको क्वेश्चन में आता है। देखिए ICDS के कार्यक्रम हमें यहाँ पे बताए हैं। ICDS के कार्यक्रम बताए गए हैं, उसके रिलेटेड ये चार्ट है। ICDS क्या कार्यक्रम करता है? देखिए स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक आहार, बच्चे, गर्भवती स्त्री, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा। तो यहाँ पे ICDS के काम हैं जो वृक्ष के टहनियों पर बनाए हुए हैं। तो ICDS ये काम करता है। देखिए यहाँ पे ICDS की जगह पे हम लिख सकते हैं फ्रूट्स नेम, तो इसकी शाखाओं पर फ्रूट्स लिख सकते हो। तो ICDS के जो जगह पे लिख सकते हैं वेजिटेबल्स नेम, तो यहाँ पे हम वेजिटेबल्स लिख सकते हैं सभी शाखाओं में। तो यहाँ पे मेन पॉइंट लिख सकते हैं कलर्स नेम या फिर डेज ऑफ वीक या फिर मंथ्स ऑफ द ईयर, जो भी लिख सकते हो आप। वृक्ष चार्ट है, कुछ भी बनाना है तो पहले आप लोग मेन पॉइंट लिखेंगे क्यों बनाते हैं और यहाँ पे वृक्ष चार्ट बनाकर दिखाएंगे। तो तालिकाबद्ध चार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास तालिकाबद्ध चार्ट देख लेते हैं। कोई भी सामग्री जब सारणी के रूप में दर्शाई जाती है या रिकॉर्ड की जाती है तो इस प्रकार के चार्ट को समय चार्ट या सारणी चार्ट कहते हैं। इसे सभी संबंध आंकड़ों को एक साथ संबंध सघन रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसा कि निम्नलिखित चार्ट में स्पष्ट है। देखिए तालिकाबद्ध चार्ट है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा मेन्यू लिखते हैं स्कूलों में, मेन्यूज बनते हैं, उसका चार्ट बनाते हैं। और कोई भी सामग्री है आंगनवाड़ी में, जैसे बच्चों को खाना खिलाना है तो उसके ग्राम्स का चार्ट बना लेते हैं, वो तालिकाबद्ध चार्ट। वो तालिकाएं लिखनी होती हैं, जिसकी भी तालिका लिखेंगे उसका चार्ट बन जाता है। तो यहाँ पे खाद्यान्नों के उपयोग का बदलता हुआ स्वरूप, उसके देखिए यहाँ पे ये चार्ट बना है स्टूडेंट्स, तालिकाबद्ध चार्ट। तालिका बनानी है आपको, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो ग्राम प्रतिदिन है, मेन पॉइंट है इसका। तो वर्ष है, कौन से वर्ष में कितने चावल, कितने गेहूं, कितने मोटे अनाज और कितने दालें जो है यहाँ पे आपकी यहाँ पे निल हुई है, कितनी कितनी यूज़ हुई है यहाँ पे सामग्री, और कौन सा वर्ष है और कौन कौन सी सामग्री और कितनी कितनी यूज़ हुई है। देख लेते हैं। वर्ष है 1961 से 1963 तक, चावल 161 और गेहूं 62, मोटे अनाज हैं 131 ग्राम और दालें 61 ग्राम। और 1971 से 73 वर्ष तक 197 ग्राम, 81 ग्राम, 116 ग्राम और 64 ग्राम। तो 1981 से 83 तक 187 ग्राम चावल, 116 ग्राम गेहूँ, 103 ग्राम मोटे अनाज और 46 ग्राम दालें जो हैं हमारी यहाँ पे यूज़ हुई हैं। और 1991 से 93 वर्ष में चावल हुए हैं 199 ग्राम और गेहूँ 124 और मोटे अनाज 101 और दालें 44 ग्राम। तो स्टूडेंट्स ये तालिका है, कोई भी तालिका आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो तालिका मैंने आपको बनाई है आपको यही लिखनी है, कोई भी तालिका आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके।
तब तक आप इन क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। तो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी। मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। अच्छे भविष्य की कामना करते हुए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।